आज स्वामी जी की कक्षा में जो विषय मेरे दिमाग में आया वो ये कि बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अंतर क्या है। जब मैंने एमबीए किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1974-1976 में, तो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा था बिजनेस पॉलिसी, और आज जब मैंने पढ़ाया वही सब्जेक्ट एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये प्रश्न उठता है कि मैंने बिजनेस पॉलिसी क्यों पढ़ा और आज की तारीख में वही सब्जेक्ट बदल कर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों हो गया। तो बिजनेस पॉलिसी में और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बेसिक अंतर क्या है और हमने क्यों बिजनेस पॉलिसी पढ़ी और ये बच्चे आज के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न है। तो आज इस पर मैं थोड़ी सी स्पष्टीकरण और जो मैंने विवेचना की उसका आपके सामने एक प्रस्तुति पेश करता हूँ। देखिए, हमने बिजनेस पॉलिसी इसलिए पढ़ी थी कि आज से 50 साल पहले समाज के कुछ सिद्धांत थे, समाज की कुछ पॉलिसीज थी। जैसे मैं बचपन से लोहियावादी था, समाजवादी विचारधारा में मेरा विश्वास था। अब समाजवादी विचारधारा का मतलब हम ये मानते थे कि ये जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग है, फॉरवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल, इनमें भेद नहीं होना चाहिए। ये सब समाज के अभिन्न अंग हैं और हमें मिलजुल कर एक बिना किसी छूत छात के साथ रहना, ये मेरे सिद्धांत थे और ये डॉक्टर लोहिया ने हमको सिखाया था। लेकिन हमारे ही बीएचयू में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स थे जो संघवादी थे, उनकी मनुवाद की अपनी विचारधाराएं थीं, उनका अपना अलग एक वर्ण परंपरा में विश्वास था, लेकिन वो अपनी पॉलिसी में अडिग थे, हम अपनी पॉलिसी में अडिग थे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो जमाना था पॉलिसीज़ का। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे आज के युवा के साथ जो चुनौतियां हैं, जो संघर्ष हैं, जो कंपटीशन है और जिस प्रकार का नौकरी पाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको अपनी प्रक्रिया में और अपने सिद्धांतों में समझौता करना पड़ता है, वो पॉलिसी से नहीं चलता, वो सिद्धांतों से नहीं चलता। तो आज का बच्चा जो है वो सिद्धांतों की बात बहुत ज़्यादा नहीं करता, वो बात करता है कि कैसे मुझे जीवन में सफल होना है और उस सफलता के लिए अगर पॉलिसीज़ में कंप्रोमाइज़ भी किया जाए तो वो समझता है ठीक है। और आज के परिवेश में मुझे लगता है कि वो ठीक है। आज की तारीख में अगर आप सिद्धांतों में अडिग रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा अपने सिद्धांतों के प्रति इतना ज़्यादा निष्ठावान रहेंगे तो आपको जीवन में समस्याएं होंगी, और आज का समाज जो कर रहा है। इसलिए हमने पढ़ा था बिजनेस पॉलिसी और इन्होंने पढ़ा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब आइए एक और बात, जैसे भगवान श्री राम, वो जो भगवान श्री राम का समय था वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया था। वो पॉलिसीज़ का ज़माना था। तो श्री राम की एक पॉलिसी थी। श्री राम की पॉलिसी क्या थी कि उन्हें समाज को ये दिखाना था, उनको ये दिखाना था सबको कि पुत्र धर्म क्या होना चाहिए, जो अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए बिना सोचे जंगल चला जाए। लक्ष्मण जी ने किस पॉलिसी का प्रदर्शन किया कि बड़े भाई के लिए अपने सारे सुखों को त्याग कर साथ चला जाना चाहिए। उनकी पत्नी ने जो त्याग किया कि अपने पति के बड़े भाई के लिए त्याग करके अपने अकेले रहीं और उन्होंने जितनी तपस्या की, इसी प्रकार भरत ने, इसी प्रकार शत्रुघ्न ने, इसी प्रकार सब ने अपने अपने कर्तव्यों को पालन किया, क्योंकि वो समय था बिजनेस पॉलिसी का, सिद्धांतों का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया? भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि नहीं, अब पॉलिसी का समय नहीं है, क्योंकि समय बीत गया है, समय बदल गया है और आपको समय के अनुरूप अपने को ढालना होगा। जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार अनुरूप अगर आपको नहीं ढालेंगे तो आप धर्म की लड़ाई जो अधर्म के खिलाफ है उसमें आप विजयी नहीं होंगे। श्री कृष्ण ने यह बताया। तो इसीलिए कहा गया कि भगवान श्री राम जितनी कलाओं के पारंगत थे उससे ज़्यादा जो संपूर्ण परमेश्वर थे भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मेरा उद्देश्य है इस धरती में जन्म लेने का, वो है अधर्म पे धर्म का स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। अब इस अधर्म के नाश करने के लिए अगर मुझे कोई ऐसे कदम भी उठाने पड़ेंगे जो उस समय के युद्ध की पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं तो भी मैं उठाऊंगा। जैसे उन्होंने जो कर्ण को मारा, जैसे उन्होंने भीष्म पितामह को मारा, जैसे उन्होंने जितने भी योद्धा थे कौरव पक्ष के, जैसे उन्होंने दुर्योधन को भीमसेन के माध्यम से मरवाया, तो जितने भी उन्होंने किए
उन्होंने सूर्यास्त उन्होंने जल्दी कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उन सारे सिद्धांतों से समझौता करके अंतिम रूप में ये बताने का प्रयास किया कि हमारा जीवन का जो सिद्धांत होना चाहिए धर्म की अधर्म पे विजय, सत्य की असत्य पर विजय। और उसके लिए अगर हम अपने सिद्धांतों से समझौता, या बाद में लोग कहें कि साहब सिद्धांतों का समझौता हो गया, कोई बात नहीं, असली मुद्दा यह है कि क्या सत्य जीता। तो ये इसलिए आज के बच्चे जो हैं उनको ये आवश्यक है, और बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो स्वामी जी की कक्षा में मैं बार बार आप लोगों के सामने पेश करता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ये जानने की आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या घट रहा है और राष्ट्रीय पटल पर क्या घट रहा है, राजनीतिक परिवेश में क्या हो रहा है, सामाजिक परिवेश में क्या हो रहा है, आर्थिक परिवेश में क्या हो रहा है। और ये जो जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ हैं, इस पे आप ये कह के नहीं बच सकते कि आप तो साहब एमबीए के छात्र हैं, आप तो मार्केटिंग के छात्र हैं, आप तो एचआर के छात्र हैं, आप फाइनेंस के छात्र हैं। इससे आपका ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहे हैं उससे आपका कोई मतलब नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ आपको, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी होगी, माने पॉलिसी आपकी अभी भी होगी, लेकिन वो पॉलिसी ये होगी कि कोई पॉलिसी नहीं होगी। आपकी पॉलिसी ये होगी कि जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में परिवर्तन हो रहे हैं, उसके अनुरूप अपने को ढालकर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अपनी प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रेटजी, अपनी एचआर की पॉलिसी, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर उसके समय के अनुसार आपने चेंज कर लिया तो आप सफल होंगे, समय के अनुसार आपने नहीं चेंज किया तो आप असफल होंगे। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप पढ़ें, विश्लेषण करें, विवेचना करें, जो बात ना समझ में आए मुझसे पूछें, स्वामी जी की कक्षा में मैं उसको कवर करूंगा। और उसके बाद जिससे कि आप जो है आपको ये पता रहे कि विश्व में हो क्या रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप चाहे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लीजिए, चाहे आप एचआर पॉलिसी की बात कर लीजिए, चाहे मार्केट के अंदर किस प्रकार किस क्षेत्र में डिमांड क्रिएट हो रही है और सप्लाई नहीं है, डिमांड सप्लाई गैप की बात कर लीजिए, आप स्टार्टअप की बात कर लीजिए, आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लीजिए। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप ये परिवेश का ध्यान रखें और ये देखें कि क्या समाज में घट रहा है। अब जैसे उदाहरण स्वरूप मैं कहता हूं कि आपने एक पोर्टफोलियो बनाया और आप उस पोर्टफोलियो को लेके बैठ गए। अब आपने एक पॉलिसी बना ली है, नहीं मैं तो रिलायंस का शेयर नहीं बेचूंगा, मैं तो हिंदुस्तान लीवर का शेयर नहीं बेचूंगा, मैं तो टीसीएस का तो डोंट लव द शेयर, डोंट लव द स्टॉक इफ यू वांट टू मेक मनी। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट बिकॉज द एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड, बिकॉज the financial economic environment has changed, that is why certain sectors have become unattractive and certain sectors have become attractive. The trade cycle has taken its toll and some sectors are witnessing the peak in their performance and some sectors are witnessing the bottom in the performance. So one should have a policy or one should have a strategy of converting the portfolio from those sectors which have reached the peak to those which are in the bottom. Buy at the bottom level, sell at the top level, and don't try to be too romantic with the shares and the stock prices and the industry, any product. The product which is more important, which is more beneficial to you, which is as per your changing physical and mental and emotional needs, you have to select that and you have to abandon that which has lost its utility. तो प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार से जो आप करते हैं ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आप किसी ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं, अब वहाँ पे आपको दोस्ती निभाने के लिए तो बिठाया नहीं गया है, वहाँ आपकी दोस्ती का परीक्षण तो कोई कर नहीं रहा है। वहाँ तो आपका उद्देश्य यह है कि अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं ग्रुप डिस्कशन में, वहाँ पे आपको उसमें सर्वोत्तम सिद्ध होना है, आपको उसमें बेस्ट सिद्ध होना है। यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो यू हैव टू मेक ए स्ट्रेटजी, you have to be perform in a way which gives a opportunity to the selectors to know that you are different, you think differently, and you are aware as to whatever is happening in the environment, and then you will be selected. So that is the basic strategy, that is not the policy, because policy is that I have to
be very loyal to my friends. I cannot, how can I do that? How can I prove to be better than them because we have played together and all that? But right now, because the competition is so tough and the environment is so tough, that the survival of the fittest issue is there. So that is why you have to have a strategy to win in all situations. That is why if you don't change your product mix, if you change your market, don't change your marketing strategies, if you don't change your HR policies, you take the advantage of Nokia. 10 years back, Nokia was the market leader. 15 years back, Nokia was the market leader. Around 70% of the market share was with the Nokia and Samsung and LG, and all those smartphones did not have any market share. But suddenly you saw that because the environment has changed, and because the consumers had started liking smartphones and they wanted different features in their phones, and that is why LG and Samsung and these type of phones gained their market share, and Nokia lost the market share because they stick to their own strategy of running a very tough and very strong handsets, and the smartphone technology was not in the initial years were adopted by them, and that is why it's lost. So HR policy, as to whether your policy should be to choose the best, even if you have to pay more, or you have to depend on the mediocres. That is your policy, which is a policy which is changing as per the environmental changes. And anything for that matter, your marketing mix, because you see as to where your product is getting more response, that is strategy. Even in financial management, the strategic management plays such a crucial role, that if you and your competitor have a equity debt ratio, you have a different equity debt ratio, they have a different equity debt ratio. You have, suppose, equity debt ratio 1:2, and they have equity debt ratio 1:0.5. So your interest payment to the lenders will be different from there. And because the cash flows are there, because the tax benefits are there, because the other consideration, depreciation, everything is there. And that is why your performance will be either better or it will be worse than your competitor, just because you chose a different equity debt ratio and they chose a different equity debt ratio. And you at a later stage would not be able to change the equity debt ratio so fast. So it is your responsibility towards the shareholders of the company and towards the company, that whatever decision you are taking, whether you are taking the decision of the cost of the project, the size of the project, whether you should go for a small project, whether you should go for a medium project, whether you should go for a very large project, whether you should go for 100 products or you should go for 3 products, and what should be your thrust, what should be your marketing strategy, what should be your retailer's strategy, what should be your sales manager's strategy, and what not. So a very small difference in your strategy can mar or your be proved better for your success of the company. So what point I'm trying to make is, and that is why I'm emphasizing every day, that in this Swamiji ki Kaksha, you please ask questions. You try to understand and try to consider whatever I am saying. And I don't mind if you argue with me or don't agree with me, because that way gives you more courage to be more emphatic and more clear and try to be better and trying to explain you better. So I request you all to understand that now the policies, if you have a very strict policies, it is very possible that you will not succeed in life. So you have to have a strategy. You have to change your strategy as per the changing environment, and you have to also have an eye as to what your competitors are doing and what the competitors are doing. And you also have to understand and know as to what the consumers are doing, how the consumer's behavior is changing, how the consumer's characteristics are changing, how different market segments are reacting, as to how different market segmentations are behaving. And you have to change your policy and everything as per the different market segments and response of the market segments, as to different geopolitical, social, economic segmentation of the market. And that is why the strategic management is more important for today's students, and now this generation's students. And the business policy that we studied and learned, we also had to change and try to convert ourselves, rather more emphasizing more on strategic management than business policy. Thank you. Thanks a lot for listening to me for this debate, and please keep on asking questions so that it motivates me. Thank you.